हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर्स। यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। हम 12 जुलाई के करंट अफेयर्स करते हैं। सबसे पहला, सेंटर बिगिंस एफर्ट टू इम्प्लीमेंट लेबर कोड्स। अब ये लेबर कोड्स 2019-20 के आसपास आए थे, यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करे गए थे। अब सरकार क्या कर रही है, इनको इम्प्लीमेंट कर रही है। एक 4 सेट ऑफ लेबर कोड्स हैं, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है ये 4 लेबर कोड्स एक्चुअली कह क्या रहे हैं, है ना। तो सीधे इसी चीज़ पर आ जाते हैं। अच्छा, पुराने लेबर कोड्स क्या थे? वेजेस एक्ट था, ग्रेट्युटी एक्ट था, तो अलग अलग किस्म के एक्ट थे और एक प्लेथोरा ऑफ एक्ट्स थे जो कि कुछ प्री ब्रिटिश टाइम्स के थे और कुछ जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाए गए थे और लगातार ऐड होते गए थे इनमें कई सारे कोड्स। अब क्या था कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर को अपनी फर्म बनानी होती थी, उनको ये सारे कोड्स पता होने चाहिए थे और उसके बाद वो कुछ कर सकते थे। अभी करा क्या गया है कि इन्हीं सारे कोड्स को क्लब करके 4 सेट ऑफ कोड्स में बना दिया गया है, ताकि एम्प्लॉयर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी आसान हो ये पता करने में कि क्या नियम और कानून है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि सिर्फ ये क्लब नहीं करे गए हैं पुराने कोड्स, यहाँ पर ये भी करा गया है कि हमने कुछ नए प्रोविजंस करे हैं। अब देखिए, एक एक करके देख लेते हैं प्रोविजंस मेन जो लिखे हुए हैं हमारे पास कि वेजेस कोड कैसे बना है। 4 कोड में सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस। ये वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये सारे एक्ट्स को मिलाकर बनाया गया है ना। वेजेस एक्ट क्या कहता है? मिनिमम वेजेस से रिलेटेड था। जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन की, आदमी और औरत की जो रेम्यूनरेशन है वो समान होगी, लगभग मोटा इस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हमने इसको और क्या कर दिया गया है, इट एम्स टू रेगुलेट वेजेस एंड बोनस, ये सब ठीक है। हाँ, the code introduces the concept of floor wage set by the central government, below which minimum wage cannot fall. अब सही बात है, फ्लोर वेज तो हमेशा से होता था, लेकिन ये फ्लोर वेज पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट सेट करती थी और हर स्टेट में अलग अलग फ्लोर वेज होते थे। इससे कई सारी प्रॉब्लम होती थी। कुछ गवर्नमेंट्स बहुत लो फ्लोर वेजेस सेट कर देते थे और ऐसा होता था कि कुछ जिन स्टेट्स में हायर मिनिमम वेज होती थी, लोग उस स्टेट में माइग्रेट करना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के को मद्देनजर रखते हुए करा क्या गया है कि एक मिनिमम फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगी कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा कोई इसके नीचे स्टेट जा ही ना पाए, ठीक है। तो it mandates regular reviews of minimum wage, specifies penalties for non-compliance and establishes advisory board for wage fixation और ऐसा, ठीक है। अगला, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन, और यहाँ पर जो मेनली चीज़ है वो है कि क्या कोई ट्रेड यूनियन बना सकता है, यानी कि एम्प्लॉयज मिलके क्या ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, उससे रिलेटेड है मेनली। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट कर दी गई हैं ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अक्सर ट्रेड यूनियंस करते क्या है कि स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करना और ये सारा काम करना, इससे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में करा क्या गया है, इट इंट्रोड्यूसेस अ हायर थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी स्टैंडिंग ऑर्डर्स फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट विद 100 to 300 वर्कर। अब क्या है कि पहले ये जो कि किन कंपनियों में जो ट्रेड यूनियन थी वो बन सकती थी, उसका थ्रेशोल्ड था 100 वर्कर्स। 100 से नीचे वालों में नहीं बनेगी, 100 से ऊपर वालों में बनेगी। उसको रिवाइज करके 300 वर्कर्स कर दिया गया है कि 300 से ऊपर अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वहां पे ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति होगी। अब कोड आउटलाइंस कंडीशन फॉर लीगल स्ट्राइक्स। हर कोई ऐसे ही स्ट्राइक नहीं कर सकता, स्ट्राइक करना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नहीं, ना फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो लीगल स्ट्राइक्स जहां जिन चीजों के लिए स्ट्राइक करी जा सकती है, अब उस चीज के लिए भी 60 डे नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी स्ट्राइक मतलब नहीं करी जा सकती जब ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग चल रही हो। अगर कंपनी किसी ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग में है, मेनली लेबर कोड से रिलेटेड, तो फिर स्ट्राइक नहीं करी जाएगी। और अगर स्ट्राइक करनी भी है तो नोटिस देना होगा। आप ये ध्यान रखें कि नोटिस होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि आप
ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं और ये नहीं हुआ तो आप ये एक्शन लेंगे। तो अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो आप बताएंगे कि आप डिमांड क्या कर रहे हैं, एक्चुअली 60 दिन पहले कंपनी को मौका देंगे, है ना। तो ये चीज़, और फिर इट मैंडेट्स गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर क्लोजर, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट फॉर मोर देन 300 वर्कर्स। अब इसमें क्या है कि अगर किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, ले ऑफ करा जा रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रही है, रिट्रेंचमेंट मतलब कंपनी अपना साइज को श्रिंक कर रही है और लोगों को निकाल रही है, ऐसे केस में ये जो उसके लिए जो प्रोविजंस है वो 300 वर्कर के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। और जनरली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी गई है कि रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन होंगी उसमें मिनिमम 1 मंथ नोटिस वाली जो कंडीशन है इससे ऊपर लागू हो रही है, 50 से ऊपर उसमें लागू हो रही है। 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो मिनिमम 1 मंथ नोटिस आपको देना होगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ कंडीशन है। एक चीज़ और, अगर रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ वगैरह चल रही है तो कोड एक चीज़ और प्रपोज कर रहा है कि रीस्किलिंग हो, एक रीस्किलिंग फंड इस्टेब्लिश करा जाए फाइनेंस बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा कि हर महीने कुछ पैसा एक फंड में डाल देगा जिसका नाम होगा क्या, रीस्किलिंग फंड। कि अगर किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है तो उसकी रीस्किलिंग के लिए निकालते समय कुछ पैसा डाल दिया जाए या रीस्किलिंग पे लगा दिया जाए, ठीक है। फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, अब इसमें वो EPFO वगैरह के जो एक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इट एक्सपेंड्स द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू इंक्लूड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स एंड मोर। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, छोटे टाइम के लिए काम पर आते हैं, ठीक है। जैसे आजकल गिग इकॉनमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, खासकर डिजिटल वर्ल्ड में, कि जब जो टेक रिलेटेड कंपनीज होती हैं वो भी प्रेफर करती हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो, कि मान लीजिए उनकी वेबसाइट बनानी है तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 1.5-2 महीने का, ठीक है, और तो 1.5-2 महीने के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा गया और उतना ही कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आया कोई व्यक्ति, है ना। तो ये जो कुछ टाइम की एम्प्लॉयमेंट होती है, और ऐसा खाली यहाँ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल लेबर में तो चलता ही गिग इकॉनमी की तरह है कि जब हार्वेस्ट का सीजन होगा खाली तब के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में ऐसा होता है। तो ये सारे जो एम्प्लॉयज़ की जो डेफिनेशन है वो एक्सपेंड कर दी गई है, और जो भी टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको इसमें इंक्लूड कर दिया है, इंक्लूडिंग माइग्रेंट एम्प्लॉयज़। तो इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह और जो न्यू टेक इंडस्ट्रीज हैं उन सब पे पड़ेगा। तो कोड प्रपोजेस सोशल सिक्योरिटी फंड्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एस्टेब्लिशेस ए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए भी सोशल सिक्योरिटी होगी, यानी कि इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है, और पेंशन। इट रिड्यूसेस ग्रेट्यूटी period for journalists and allows central government to alter PF and ESI contributions during emergencies and pandemic। ग्रेट्यूटी क्या होती है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है एक कंपनी को, मान लीजिए 4 साल से ज़्यादा एक कंपनी में लगा रहा वो, तो एक ग्रेट्यूटी बनती है। अगर वो व्यक्ति उसके बाद निकाला जा रहा है तो उसने जो अपनी ज़िंदगी के 4 कीमती साल लगा दिए उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट उसको मिलती है, उसको कहते हैं ग्रेट्यूटी। वो जो पीरियड है 4 साल का उसको रिड्यूस करा जा रहा है जर्नलिस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। द कोड कंसोलिडेट 13 एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, माइन एक्ट, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड। इट रीडिफाइंस फैक्ट्री वर्कर्स ऑन बेस्ड ऑन वर्कर काउंट, पावर यूजेज एंड एक्सटेंड्स टू हैजार्डस कंडीशन विदाउट वर्कर थ्रेशोल्ड, कि कोई यहाँ पे वर्कर थ्रेशोल्ड नहीं होगी कि 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो ही उसको हैजार्डस माना जाएगा। ये हर जगह पे अप्लाई होगा जहाँ यहाँ पे हैजार्डस कंडीशन है, विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। द कोड सेट्स एन 8-hour वर्क डे लिमिट। ऊपर वाले किसी भी, और इसके अलावा जहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात नहीं है वहाँ पे लंबे आवर्स हो सकते हैं, एक्ट अलाउ कर रहे हैं 9 घंटे से ऊपर का भी काम। लेकिन अगर हैजार्डस वर्किंग कंडीशन है तो कोई भी 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। मैंडेट्स अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड इंश्योर्स सेफ्टी एंड कंसेंट फॉर वुमेन वर्किंग एट नाइट। ऑफर्स पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स फॉर इंटरस्टेट माइग्रेंट्स। पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स जैसे अलाउंसेस से रिलेटेड और दूसरी चीज़ें जैसे राशन वगैरह, ठीक है। तो ये है हमारे कोड, ये 4 आपको कोड पता होने चाहिए जो कि अब लागू होने वाले हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज ईवी स्पेस। तो
इंडियन गवर्नमेंट ने करा क्या है कि एक्सपेंड कर रही है अपनी ईवी पॉलिसी टू इंक्लूड रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स इनकरेजिंग ग्लोबल प्लेयर्स टू लोकलाइज प्रोडक्शन। रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स क्या होते हैं? वो बेनिफिट्स कि आपने पहले मान लीजिए बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाई तो सरकार आपको इंसेंटिव देगी, आपको पैसा देगी कि आपने इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी बना दी। ठीक है, अब जनरली ये होता है कि पहले कंपनियां सरकार से अप्रूवल लेंगी कि भाई हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाने वाले हैं, आप हमें इंसेंटिव दे दो। अगर ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले से बना दी, इंसेंटिव पहले से नहीं मिल रहा था किसी वजह से, या तो कंपनी खुद भूल गई कि भाई इंसेंटिव भी इस चीज़ में मिलता है चलो जाकर ले लें, या फिर पॉलिसी बाद में आई है, दोनों ही केस में होगा क्या, ये कंपनियां फिर जा पाएंगी सरकार के पास। एक बार प्रोडक्शन कैपेसिटी बना ली उसके बाद सरकार के पास जाएंगी कि अब हम आपकी पॉलिसी के हिसाब से इंसेंटिव के हकदार हैं, जो पीछे से हम प्रोडक्शन करते आ रहे हैं उसका भी कुछ इंसेंटिव दे दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम चाह रहे हैं ईवी का प्रोडक्शन इंडिया में हो। ठीक है, तो पॉलिसी एम्स टू बूस्ट ईवी इकोसिस्टम बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, मैंडेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। हमारे चाहे विदेशी कंपनियां करें लेकिन करें यहाँ पे मैन्युफैक्चर। क्यों? वेजेस यहाँ के लोगों को मिले, रेंट यहाँ के कैपिटलिस्ट को मिले, है ना, मतलब यहाँ पे पैसा खर्च करें कंपनियां बनाने में। जब ईवी बिकेंगे यहाँ एकदम ऐसा मान लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है देखो समझना, सुजुकी ने मानेसर में प्लांट लगाया मारुति के साथ मिलके, उस समय खाली इंडिया के लिए सामान बन रहा था, लेकिन आज इंडिया मोटर व्हीकल्स पूरी दुनिया को कर रहा है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एकदम ऐसा ही है कि एक बार यहाँ बस इकोसिस्टम बन जाए फिर हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ के वर्कर्स स्किल्ड हो जाएं, यहाँ के इंजीनियर स्किल्ड हो जाएं और यहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बन जाए। हम ये चाह रहे हैं बस कुल मिला के। एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ ईवी पॉलिसी क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंड कर दिया है, इनिशियली अनाउंस्ड in March to include retrospective benefit. फिर updated policy will extend incentives to entities that have already made investment in local production. Initially, entities were eligible for incentive only if they set local facility within 3 years of receiving approval. एक बार उन्हें अप्रूवल मिल गई उसके बाद 3 साल के अंदर उन्होंने फैक्ट्री बना दी तो उनको इंसेंटिव मिलता था, अब रेट्रोस्पेक्टिवली भी मिल जाएगा। ठीक है, ये अगस्त में अनाउंस हो गया, अभी खाली अंदर खाने बात चल रही है। ठीक है, तो पॉलिसी फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोकलाइजेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ये सब कुछ और है। हाँ, एक चीज़ और ड्यान रखें, यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये वाला पॉइंट, तो ये जहाँ पे भी नंबर्स की बात हो वो पॉइंट्स दिमाग में रखो। क्या? टू मेंटेन कॉमर्शियल वायबिलिटी द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ईवीज कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, CBUs कंप्लीटली बिल्ड यूनिट मतलब पूरी बनी बनाई कार, ठीक है, या बाइक या जो कुछ भी है, ईवी होनी चाहिए विद अ मिनिमम कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट वैल्यू। ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मिनिमम कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट वैल्यू। मतलब क्या है कि बनाने का कॉस्ट, उसको वहाँ से यहाँ लाने का फ्राइट कॉस्ट, और इसके बीच में कोई भी इंश्योरेंस दी गई है इस प्रोडक्ट को ताकि ये सेफली वहाँ से यहाँ आ जाए और यहाँ मार्केट हो जाए, उसका कोई इंश्योरेंस अगर कॉस्ट है, ये सारे कॉस्ट मिलाकर जो टोटल वैल्यू है, अगर ईवी की $35,000 से कम है, ठीक है, तो उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी 70 से 100% नहीं लगेगी, पहले लगती थी, यहाँ से रिड्यूस करके 15% कर दी गई है। ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी सी कम कर दी गई है ईवी का जो एडॉप्शन है ताकि उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, ईवी में कई सारी प्रॉब्लम है, ये बढ़ावा हम क्यों देना चाह रहे हैं? देखो, जितने ज़्यादा ईवी होंगे उतने ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। 2-3 चीज़ें और, ईवी की जो प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या? रीसेल वैल्यू की प्रॉब्लम। जो भी हमारे डीजल पेट्रोल व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। ईवी व्हीकल में भाई, व्हीकल में कोई व्यक्ति खाली ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता है कि वो डेली ऑफिस से घर से ऑफिस चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट इस भी चीज़ का है कि हम एक वैल्यू में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ईवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लगातार जो वैल्यू है ईवीज की घटती चली जा रही है। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए आपने अभी 5 लाख रुपए किसी ईवी व्हीकल में लगाए, वो उसकी जो वही व्हीकल नया 3 साल बाद पता लगा 4 लाख में मिल रहा है। ठीक है, तो ईवी की प्रॉब्लम है ये, तो ये कई सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, नीड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंटरवेंशन इन ईवी इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू 2022 नीति आयोग रिपोर्ट, purchasing vehicle is a major investment for most Indian consumer. Thus,
ensuring viable economies for owning, maintaining and running EVs is essential। मतलब हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि जैसे मेंटेनिंग एंड रनिंग में क्या है कि हमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको लो करना पड़ेगा, जो रिचार्जिंग का कॉस्ट है, रिचार्जिंग के स्टेशन है उनका जो कॉस्ट है उनको लो करना पड़ेगा, और ओनिंग का कॉस्ट लो करना पड़ेगा भाई कि सस्ते मिले, उनको इंसेंटिव मिले व्हीकल के ओनर्स को। तो कॉस्ट डिक्लाइन एंड अडॉप्शन टाइमलाइन की रिपोर्ट सजेस्ट दैट ए शार्पर डिक्लाइन इन कॉस्ट वुड एक्सेलरेट ईवी अडॉप्शन। तेजी से कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो उससे ईवी का अडॉप्शन तेज होगा, लेकिन फिर इसमें दूसरी प्रॉब्लम है कि आपके जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक फायदे का सौदा फिर लोगों के लिए लेकिन नहीं रहता है अक्सर। तो यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थोड़ा सा बनाना होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट डिसएडवांटेज इंडिया फेसेस स्ट्रक्चरल unit cost disadvantages in producing select component such as CAM, NMC और इलेक्ट्रोलाइट। देखो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मोटर चाहिए, एक चाहिए अपन को बैटरी, और बैटरी में लगते हैं हमारे पास ये कैन, NMC और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। हम जनरली कोबाल्ट वगैरह के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, हमें कोबाल्ट चाहिए, लिथियम चाहिए, हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल नहीं है, ये हमारी स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है। और फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इन सब को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 200 से 500 मिलियन डॉलर फॉर 20 to 30 गीगावाट आवर प्लांट, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये सर्टेन सेल कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो कुल मिलाकर इश्यूज हैं ईवी के अडॉप्शन में। हम अब फिर से याद करो, ये तो ठीक है, ये जनरली पॉइंट्स आते रहते हैं, आपको जो पॉइंट याद रखना है क्या कि हमने करा क्या है यहाँ पर कि हमने रेट्रोस्पेक्टिवली हमने जो बेनिफिट्स हैं ईवी के प्रोडक्शन के उस पर जो भी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं ग्लोबल प्लेयर्स को, हमने रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ किया। Prime Minister Narendra Modi's historic visit to Vienna, strengthening India-Austria ties amid global geopolitical shift। अब वियना एक ऐसी कंट्री है जो कि नाटो की मेंबर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोप है वो दो हिस्सों में फिलहाल डिवाइडेड है, कुछ ही न्यूट्रल प्लेयर्स बचे हैं। कैसे दो हिस्से कि कुछ तो हैं नेटो मेंबर्स, ठीक है, जो कि अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच अलाइज हैं, ठीक है, और कुछ हैं नॉन नेटो मेंबर्स रशिया के साथ जो अलाइन है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी अभी रशिया होकर आए हैं और उसके जस्ट बाद इमीडिएटली वो विजिट कर रहे हैं ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री है जो कि नेटो के मेंबर नहीं है, ठीक है, एक न्यूट्रल कंट्री है। तो दिस मार्क्स first visit by an Indian Prime Minister to Austria since Indira Gandhi's visit in 1983. This visit holds substantial diplomatic importance. क्यों? क्योंकि it follows Modi's meeting with Russian President Vladimir Putin. Austria's position as a non-NATO European country adds to the unique dimension. ठीक है, तो बस इतनी सी बात है और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ ये देख लो कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कब इस्टेब्लिश हुए थे, 1949 में, ठीक है। और हमारा कोऑपरेशन किस किस एरिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स, फिनटेक, जनरली किसी भी कंट्री के साथ हमारे जिस टाइप के रिलेशन होते हैं वैसे ही है। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं अचीव हुआ है यहाँ पे, ऑब्वियसली दिखाने के लिए हम कई सारी अचीवमेंट नोट करते हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रहे नहीं है इंडिया और ऑस्ट्रिया के, ठीक है। आगे चलते हैं। इसरो आईज हिस्टोरिक मिशन टू स्टडी एस्ट्रॉइड एपोफिस ड्यूरिंग 2029 फ्लाईबाय। अब 2029 फ्लाईबाय है क्या कि 2029 में ये जो एस्ट्रॉइड है वो अर्थ के पास से जाएगी। कितने पास से जाएगी? 32,000 किलोमीटर, ये काफ़ी पास है, ठीक है, जहाँ से ये जो एस्ट्रॉइड है वो जाने वाली है, ठीक है। तो ये इसरो ने इस कंडीशन में कि जब ये इतने पास से जाएगी, ये एक्सप्रेस कराया अपना इंटरेस्ट कि हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये समझिए कि एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। जनरली ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए सन है हमारा, ये हमारा
अर्थ की ट्रेजेक्ट्री है, अर्थ के बाद मार्स की ऑर्बिट आती है एक, ठीक है। उसके भी बियॉन्ड एक टेरिटरी है जहाँ पे हो सकता है किसी ज़माने में एक बड़ा प्लेनेट रहा हो और वो टूट के बिखर गया हो। इस बेल्ट में हमें खूब सारी सेलेस्टियल बॉडीज मिलती हैं। ये अगर ये एक बेल्ट की तरह हो, इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जहाँ पे हमें खूब सारे एस्ट्रॉइड मिलते हैं, लेकिन ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं बिखरे हुए हैं। ये बेल्ट छोटे मोटे नहीं है, काफ़ी चौड़ी है। और कुछ एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, अपना जब लूप बनाते हैं तो काफ़ी दूर से अपनी ऑर्बिट खींच लेते हैं। मतलब ये अगर अर्थ की ऑर्बिट है, ठीक है, ये अर्थ की ऑर्बिट के आसपास से भी अक्सर चले जाते हैं। ऐसे ही किसी ऑर्बिट, एपोफिस एक एस्ट्रॉइड है जो कि कभी मान लीजिए अर्थ 2029 में जब यहाँ पर पहुँचेगी घूमकर, यहाँ से पास से एक फ्लाई बाय करेगा ये एस्ट्रॉइड, ठीक है। और जब ये फ्लाई बाय करेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ है हमारी, क्या है कि इसरो हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग एस्ट्रॉइड एपोफिस व्हेन इट पासेस बाय अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 32,000 किलोमीटर इन 2029, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स डेवलपिंग प्लैनेटरी डिफेंस कैपेबिलिटीज, an area ISRO has not previously ventured into। अब देखो क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली कई सारे मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स ऐसे माने गए हैं जो कि एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट की वजह से हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि रिसेंटली जैसे एक एस्ट्रॉइड ने इम्पैक्ट करा था शेलियाबिन्स्क एक एस्ट्रॉइड थी जो कि रशिया में 2023 में जिसने इम्पैक्ट करा था। और इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि तकरीबन 1500 लोग थे जो कि इसमें 1500 लोग थे जो कि इंजर्ड हुए थे इसमें, ठीक है। अब ये सिर्फ 20 किलोमीटर अपने वाइडेस्ट पे, ये खाली 20 मीटर वाइड एस्ट्रॉइड थी, ठीक है। हम जिस एस्ट्रॉइड की बात कर रहे हैं वो है तकरीबन 400 मीटर की। यहाँ पे लिखा नहीं है, आई गेस लिखा होगा, ठीक है। ये जो चेलियाबिन्स्क इवेंट जो था वहाँ पे 20 मीटर वाइड एस्ट्रॉइड थी जो कि एक्सप्लोड करी थी एटमॉस्फेयर के अंदर। और एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि उसकी जो शॉक वेव्स थी उसकी वजह से कांच टूटे और दूसरे किस्म की हानि हुई और तकरीबन 1500 लोग थे जो कि इंजर्ड हुए। अब हम एपोफिस को स्टडी करेंगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 450 मीटर वाइड है, ठीक है। सच एन इम्पैक्ट कुड कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। ये बहुत बड़ी, ये अच्छा खासा बड़ा है, मतलब 20 मीटर क्या ही होता है, 400-450 मीटर, आधा किलोमीटर चौड़ी एक एस्ट्रॉइड है जो कि कोलिजन कर सकती है और ये वाकई में हज़ारों लोगों की जान ले सकती है, ठीक है। अगर इतना बड़ी एस्ट्रॉइड बड़ा एक्सप्लोजन करेगा तो ये टेक्टोनिकली भी अर्थ के ऊपर वॉल्केनिज्म वगैरह को ट्रिगर कर सकती है, ठीक है। इनफैक्ट वो जो एस्ट्रॉइड जिसने डायनासोर को एलिमिनेट करा था वो 10 से 15 किलोमीटर वाइड थी, इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी एस्ट्रॉइड हिट करती है एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट का खतरा होता है और ये वो एस्ट्रॉइड है जो कि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जिसके टकराने का रिस्क है, अराउंड 2.7% चांस ऑफ कोलाइडिंग विद अर्थ। लेकिन क्यों? क्योंकि बार बार जब भी फ्लाई पास्ट होगा हो सकता है कुछ इतना करीब आ जाए ये एस्ट्रॉइड कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए, है ना, और फिर कोलाइड कर जाए। हालांकि कोई भी कोलिजन रिस्क 2029, 36 या 68 जब भी आने वाली है अगली बार, इन सबके सारे कोलिजन रिस्क हैं वो रूल आउट कर दिए जा चुके हैं। और इनफैक्ट स्टडी करके हमें मिलेगा क्या, हम ये भी काम कर सकते हैं, हो सकता है हम कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप करें कि कभी ये एस्ट्रॉइड अगर आ रही हो तो हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स वगैरह ट्रिगर करके इसे अर्थ के बाहर ही डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस कंट्रोवर्शियल बिल टू कॉम्बैट अर्बन नक्सलिज्म। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या करा है, यहाँ पे आप सीधे प्रोविजंस देखें, क्या है कि 3 ईयर की जेल टर्म ऑफ ₹3 लाख फाइन फॉर मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो 3 लाख का फाइन, 2 ईयर की जेल टर्म even if not a member but contributes, receives or solicits any contribution or aid या harbors
अ मेंबर, मतलब अगर किसी कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का के मेंबर को हार्बर भी करता है, उसका खुद मेंबर नहीं है ना, और ये प्रूव होता है तो 2 ईयर की जेल टर्म है, और 3 ईयर जेल टर्म इफ अ पर्सन मैनेजेस असिस्ट in management of such organization or promotes assist in promoting its member इट्स मीटिंग और एनी मेंबर। तो अगर किसी मीटिंग को या मेंबर को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है, या मैनेज करा जा रहा है, या फिर असिस्ट करा जा रहा है किसी एक्टिविटी के मैनेजमेंट में जो कि एक ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन होल्ड कर रही है, तो 3 ईयर की जेल टर्म होगी, और 7 ईयर की जेल टर्म और 5 लाख का फाइन इफ अ पर्सन कमिट्स, अबेट्स या अटेम्प्ट्स या प्लान्स टू कमिट एनी अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि महाराष्ट्र का ये जो पब्लिक सिक्योरिटी बिल है वो लेकर आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास पहले से ही UAPA वगैरह हैं जिसके अंदर काफ़ी प्रोविजंस हैं ऐसी चीज़ों के लिए, अलग से क्या बिल लाने की ज़रूरत थी। ठीक है, खासकर ये क्या कहते हैं, क्योंकि ये अर्बन नक्सलिज्म एक टची इशू है, और इस सेंस में इससे जो है वो मतलब ये इसकी एक कंट्रोवर्सी चली है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रॉप इन इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बाय 16.45 लाख इन 2022-23 USUSE रिपोर्ट। अब USUSE क्या है कि एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, ये एनुअल सर्वे है एक जो कि हमें एक रिपोर्ट देता है कि कितना हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं। अब RBI की 1-2 दिन पहले हमने रिपोर्ट देखी थी जिसमें देखा था कि इनफॉर्मल जो सेक्टर है वहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, और हमने ये देखा है कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर सबसे ज़्यादा है, जैसे कि यूपी। सेम ही चीज़ ये रिपोर्ट भी बता रही है, और ये किन की रिपोर्ट है, ये मॉस्पी की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और इनके पास काफ़ी सारा डेटा होता है, और कहाँ से आता है, जनरली मॉस्पी के पास 2 टाइप के डेटा होते हैं। एक तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कि फॉर्मल सेक्टर का डेटा देती है, और इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा होता है NSSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब NSSO क्यों करती है, जनरली इनफॉर्मल सेक्टर का जो डेटा आसानी से मिलता नहीं है, रेडी पटरी वालों का क्या डेटा है, नहीं मिलता। ठीक है, तो ये डेटा लेने के लिए जनरली मॉस्पी करती क्या है, इनकी NSSO ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्चुअली सेंसस भी कंडक्ट करती है इंडिया में, वो सैंपल सर्वे करते हैं कि एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसमें देख लिया कितना जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे देश पे लगाते हैं, अलग अलग शहरों में सर्वेस करके आते हैं, और उससे पता लगाते हैं कि लगभग हमारा स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि इतने लोग होंगे इंडिया में जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में होंगे। और हमें क्या पता लगा है इससे ये पता लगा है कि 2015-16 के सर्वे के कंपैरिजन में इस बार जो हमें कंपैरिजन मिला है, लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं वो है कम हो गए। ठीक है, ये ज़्यादातर देश की बात है, ऑल इंडिया में भी यही बात है। 11.13 करोड़ से 10.96 करोड़ हो गए, और हर स्टेट में आपको लगभग ये रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, कुछ स्टेट में ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल लोग कहाँ हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ये तो हम पहले भी देख चुके थे 2-3 दिन पहले। अब इस न्यूज़ में आया क्या है, इसमें रीज़न आया है। आपको क्या लगता है इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? ऑब्वियस रीज़न है कुछ, कोविड, आपको पता ही है कि ये ऑब्वियस रीज़न हो सकता है, बट कोविड सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को कम क्यों करेगा, वो फॉर्मल सेक्टर में भी कर सकता है। इससे ज़्यादा बड़ा जो इम्पैक्ट है जो कि ये न्यूज़ बता रही है वो है GST का आना। जैसे ही GST आया, ज़्यादातर लोग रेगुलराइज हो गए हैं और GST फ्रेमवर्क में आ गए हैं। ठीक है, और इससे हुआ क्या है कि GST में इनपुट क्रेडिट का एक सिस्टम होता है, और इनपुट क्रेडिट पाने के लिए जनरली लोग उन्हीं लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं जिनके पास GST है, ताकि इनपुट क्रेडिट अवेल कर पाएं। तो 2 टाइप की इकोनॉमीज बन गई हैं। जो फॉर्मल सेक्टर है वो इनफॉर्मल सेक्टर के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, क्योंकि वहाँ से इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। किन के साथ वो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के साथ। इसलिए हो क्या रहा है कि लगातार जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो आइसोलेट होता जा रहा है। ये अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हम चाहते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाए, एकदम सही है, बट इससे ये हो सकता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है, हो सकता है वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना हो और लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉय हो गए हों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये क्यों हुआ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिमोनेटाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि कैश विड्रॉ हो गया था सिस्टम से, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ GST था विच ब्रॉट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड टैक्स इंक्लूजन, और फिर कोविड-19 पेंडेमिक। इन सब से हुआ क्या है
कि ये चीज़ हुई है, और ये NSSO खुद कह रही है। तो ऑब्वियसली जब NSSO कह रही है, ये मॉस्ट भी कह रही है, आप इस चीज़ को अपने आंसर में बड़े प्यार से लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। कुछ रीजनल वेरिएशंस वगैरह कह रहे हैं कि स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर में। हमने देखा भी था कि यहाँ बिहार में इंक्रीज था 0.53 करोड़ से 0.59 करोड़, है ना। ऐसे ही महाराष्ट्र में 0.91 करोड़ से 1.16 करोड़। तो ये चीज़ है। कन्वर्सली यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु वगैरह में यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, और हमें पता है कि ये मेजर स्टेट्स हैं। बस इतनी सी बात है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको स्किप करिए। ठीक है, आपको हमेशा हर न्यूज़ से कुछ मेन आइडियाज़ लेने होते हैं, बस मेन आइडियाज़ पे फोकस करें। कैरिंग 1930 कंटेनर्स, सैन फर्नांडो becomes first mothership to dock Keral's विज़िंजाम पोर्ट। देखिए, अब विज़िंजाम पोर्ट कहाँ है? जहाँ पे तमिलनाडु और केरल मिलते हैं, उस वहाँ पे एकदम सदर्न टिप पे। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट? देखिए, जब भी मलक्का स्ट्रेट से शिप्स वेस्ट की तरफ जाती हैं, यानी कि अरेबिया की तरफ और यूरोप की तरफ, तो जनरली उन्हें रीफ्यूलिंग वगैरह के लिए, लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए, या फिर या लॉजिस्टिक किसी भी किस्म के लिए, मान लीजिए किसी भी किस्म की चीज़ के लिए, जैसे कि मेंटेनेंस हो गई शिप की, है ना, इन सब के लिए उन्हें बीच में कहीं ना कहीं पोर्ट करना पड़ जाता है। जनरली ये पोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं, कोलंबो बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है यहाँ पर। ठीक है, और हम्बनटोटा पोर्ट भी उन्होंने साउथ में बनाया। इसी चक्कर में श्रीलंका ने कि ये वाली जो शिप्स हैं जाती हुई, ये यहाँ पे डॉक हो जाए। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ये चाह रहा है कि नहीं, हम ये पूरा जो शिपिंग लेन है, हम यहाँ पर इनको डॉक कराएं, एक MRO इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लें, और शिप्स यहाँ पर आएँ। इसकी जो इकोनॉमिक फ़ायदे हैं हमें मिलें, और शिप्स के लिए भी काफ़ी फायदे हैं। कोलंबो में डॉक होकर वो खाली श्रीलंका को सर्व कर सकते हैं, उनकी नीड्स इतनी ज़्यादा नहीं है। इंडिया में डॉक होकर पूरे इंडिया की मार्केट है, जिनके लिए वो रिपेयर वर्क्स वगैरह तो कर ही सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, साथ के साथ उसी टाइम में उस पोर्ट में मतलब उस पोर्ट में जो भी ट्रेड है वो करा जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये काम कर लिया है। अब इसमें एक चीज़ बस समझिए आप, मदरशिप होती क्या है? मदरशिप एक बहुत लार्ज वेसल या एयरक्राफ्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करती है स्मॉलर वेसल्स या व्हीकल को। ठीक है, एक बड़ी शिप जो कि स्मॉलर व्हीकल्स वगैरह के साथ चलती है। तो ये है। फिर इंडिया होस्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स अमिड रेजिंग म्यांमार क्राइसिस। अब बिम्स्टेक है क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक के लिए मतलब बिम्स्टेक की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह समझनी पड़ेगी। क्या कि इंडिया ने सबसे पहले रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक ग्रुप बनाया था, सार्क था, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन के लिए ग्रुप, जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान अक्सर सार्क ग्रुप के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं उनको डिले करने की कोशिश करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो हमने क्या करा है, रिसेंट टाइम्स में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इससे बाहर निकाल दिया, और बाकी के जो रीजनल पार्टनर्स हैं जैसे कि म्यांमार और थाईलैंड, इनको लेकर एक नया ग्रुप बना दिया है, ताकि हमारा जो फोकस है वो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की तरफ रहे। ठीक है, तो ये है। और अब इम्पोर्टेंस क्या है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 22% है। ठीक है, इंडिया ऑब्वियसली हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, ऐसे ही बांग्लादेश और वैसे ही थाईलैंड और म्यांमार है। फिर कंबाइंड जीडीपी $2.7 ट्रिलियन की है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे एवरी ईयर। मलक्का स्ट्रेट से होते हुए और यहाँ से होते हुए 1/4 ऑफ दुनिया के गुड्स जाते हैं। और 6 फोकस एरियाज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज हैं। ठीक है, अब न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। द गैदरिंग अमिड एम्ड टू एड्रेस रीजनल कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी, एम्फसाइजिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक रोल इन फॉस्टरिंग डायलॉग अमंग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मतलब बिम्स्टेक मेंबर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी है क्या कि एमिड म्यांमार क्राइसिस। आपको याद होना चाहिए कि म्यांमार में क्राइसिस क्या चल रहे हैं। वहाँ पे एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। जो आर्मी है उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको हटा दिया है और खुद एक डिक्टेटरशिप बनाकर बैठ गए। आर्मी ने ये नहीं कहा कि ये डिक्टेटरशिप है, उन्होंने कहा कि अभी टाइम सही नहीं है, बस
इलेक्शन हो जाए उसके लिए। ठीक है, आंग सान सूची जो है, जो वहाँ के लीडर थी, उनको अरेस्ट करा हुआ है। ठीक है, बस यही है। आगे चलते हैं। वाई आर डेंगू केसेस ऑन द राइज वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे ना हमने कुछ दिन पहले एक आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मॉइस्चर इंक्रीज होगा, वार्म और मॉइस्ट एयर काफ़ी होगी, और ये जनरली वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को प्रमोट करेगी, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ेगी इससे, और शायद ये कारण है कि ऐसा हो रहा है। यहाँ पे रीज़न नहीं दिया गया है, बस बताया गया है कि डेंगू होता क्या है। ठीक है, न्यूज़ में खाली ये था। बट अगर कभी आपसे ये पूछा जाए तो आप बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के आंसर में वेक्टर बॉर्न डिजीजेस इंक्रीज होंगे, ये एक फैक्टर लिख सकते हैं, और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के आंसर में क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर लिख सकते हैं कि किस वजह से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंडिया का कुछ डेटा है कि इतने केसेज इस साल आए हैं 10 जुलाई तक। ठीक है, आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, ये चेंज होता रहेगा आगे जैसे जैसे डेट बढ़ेगी। ठीक है, फिर ग्लोबली ओवर इतने मिलियन केसेस रिपोर्टेड इन 2024, ये अनप्रेसिडेंटेड है। 76 लाख केसेस अगर रिपोर्ट होंगे डेंगू के। ठीक है, होता क्या है, एडिस एजिप्टी एक मॉस्किटो है यहाँ पे, हाँ आई थिंक ये इमेज गलत दी हुई है एडिस एजिप्टी की। एनीवे, एडिस एजिप्टी एक मॉस्किटो होता है जो कि ये वेक्टर होता है, जो कि जो डेंगू का वायरस है वो हमें उससे इन्फेक्ट कर देता है। और होता क्या है इसमें, जनरली आपका प्लेटलेट काउंट कम होगा और कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे कि हाई ग्रेड फीवर होगा जो कि 2 दिन से ज़्यादा लास्ट कर सकता है और काफ़ी वेरिएशन आता है, घटता बढ़ता रहता है। इट कैन बी अकम्पनीड बाय बॉडी एक, मसल पेन, रैशेज, और प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। द रिकवरी पीरियड रेंजेस फ्रॉम 5 days to 2 weeks। फिर सेल्फ मेडिकेशन फॉर फीवर शुड बी अवॉइडेड ऑब्वियसली, क्योंकि प्लेटलेट काउंट सबसे बड़ी चीज़ है, फीवर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक सिम्टम है। ठीक है, और फिर एज द रेन हैज़ हॉल्टेड इन द सिटी, अच्छा ठीक है, केसेस जो है वो राइज करेंगे। रेन जैसे ही हॉल्ट हो जाती है ठहरा हुआ पानी हो जाता है, और जो एडिस एजिप्टी मच्छर है वो ठहरे हुए पानी में होता है। ये मच्छर सिर्फ डेंगू नहीं करता, चिकनगुनिया भी करता है, जीका वायरस भी है, वेस्ट नाइल फीवर वगैरह कई सारे क्या कहते हैं जूनोटिक डिजीज हैं जो ये कैरी कर सकता है। जूनोटिक डिजीज जो कि एनिमल की वजह से होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, बस इतना ही है, कुछ डेटा खाली उससे रिलेटेड है, ग्लोबली कितने हुए हैं हमारे इतने काम का नहीं है, आपको खाली पता होना चाहिए कि जीका डेंगू वायरस है क्या, कैसे आता है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज इन इनफॉर्मल सेक्टर स्लिड बाय 24 लाख बिटवीन 2016 से 21। अभी हमने देखा था वो डेटा NSSO वाला, ये उसी चीज़ का है, बस ये हिंदू में है। वो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की थी कि इंडियन इकोनॉमीज इनफॉर्मल सेक्टर पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सॉ डिक्लाइन। अब इन्होंने दूसरी तरीके से इस न्यूज़ को कवर करा है, ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे हमने खाली ये देखा था इनफॉर्मल सेक्टर कम हो गया, ये कह रहे हैं नहीं, इनफॉर्मल नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पे डिक्लाइन है इनफॉर्मल सेक्टर में। और किस वजह से, डीमोनेटाइजेशन, GST और पेंडेमिक, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं ये डेटा। ऊपर चलते हैं। जीका वायरस, द नीड टू इम्प्रूव सर्वेलेंस एंड वेक्टर कंट्रोल। सर्वेलेंस क्यों? जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, है ना। अगर हम किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर दिया है इस डिजीज ने, मतलब उस इलाके में ये मच्छर हैं, कंट्रोल मेजर्स लिए जा सकते हैं सिर्फ उस इलाके को फोकस करते हुए। तो ये सब करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सर्वेलेंस और वेक्टर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रिसर्च इन जीका वायरस। 15 केस पुणे में आए हैं, महाराष्ट्र, डेथ इन कर्नाटक हुई है। कैसे स्प्रेड करता है? फिर से वही, क्या जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय एडिस मॉस्किटो, द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, तो करता क्या है कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, ठीक है, और फिर द इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, यहाँ से वायरस उठाएगा, हेल्दी पर्सन पे ले जाएगा, फिर ब्रीड करेगा और ज़्यादा मच्छर बनेंगे और फिर कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अगर एक भी बंदा आया है पहले तो इसको आइसोलेट करो, इसको ट्रीट करो, इसको कोई जीका जो एडिस मॉस्किटो वो खुद इन्फेक्ट ना हो जाए, आगे इन्फेक्शन ना कर दे। और मगर अगर एक बंदा इन्फेक्ट हुआ है तो और भी हो सकते हैं, तो इसको भी कंट्रोल करना है।
चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ही है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, इसके लिए कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही डेंगू के लिए कोई वैक्सीन है। हम खाली प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, और एक बार सिम्टम्स आ गए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा जा सकता है, खाली फीवर वगैरह डाउन करा जा सकता है, प्लेटलेट्स डाले जा सकते हैं, बस इतना ही होगा। अच्छा हाँ, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि गुलियन-बेरी सिंड्रोम, ये आप याद रखना, इससे हो सकता है। फिर लेट स्लीपर्स, कॉग्निटिवली शार्पर्स, तो नाइट आउल्स के लिए एक अच्छी खबर है, क्या कि आप जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, रात भर जाग के पढ़िए। लेट स्लीपर्स आर कॉग्निटिवली शार्पर देन अर्ली राइजर्स, ये स्टडी रिवील कर रही है, और कहाँ पे ये BMJ एक जर्नल है उसमें पब्लिश हुई है, ठीक है। और क्या रहे हैं, स्टडी पढ़ी है कि स्टडी ने 26,000 इंडिविजुअल को स्टडी करा, और क्या देखा कि अगर आप 7 से 9 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे ऑन एन एवरेज, तो आपके कॉग्निटिव स्कोर्स बेहतर होंगे। आपकी नॉर्मल स्लीप ड्यूरेशन और कॉग्निटिव स्कोर्स के बीच में तगड़ा रिलेशन है, और स्लीप ड्यूरेशन इमर्ज एज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट ऑफ कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। जितना ज़्यादा व्यक्ति सोएगा उतना ज़्यादा अच्छी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, 7 से 9 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली स्टडी ने एक चीज और रिवील करी है, जो कि हमारी हेडलाइन है, क्या कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मॉर्निंगनेस प्रेफरेंस फॉर बीइंग एक्टिव इन द मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंगनेस मतलब बंदा सुबह जग जाए, एंड कॉग्निटिव फंक्शन अमंग अडल्ट, मतलब जल्दी जगने वाले लोग, जरूर नहीं कॉग्निटिवली शार्पर हों, ठीक है। Those who stayed up late were most productive in the evening, performed better cognitively than early risers। तो मतलब रात में पढ़ने वाले, जागने वाले लोग ज़्यादा कॉग्निटिवली शार्पर हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है नाइट आउट्स के लिए अच्छी खबर है, आप पढ़ो, रात भर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वेस्टर्न US sizzles अंडर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव। अब देखो यहाँ पे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में हीट वेव आई थी। अब हीट वेव चली कैसे गई एकदम से, क्योंकि एकदम से क्लाउड कवर आ गया। इतनी ज़्यादा इंटेंस हीट वेव थी, इतनी ज़्यादा लो प्रेशर था, और राइज कर रही थी एयर कि सी की तरफ से विंड्स आई, और जब सी की तरफ से विंड आई तो मॉइस्चर लेकर आई, और मॉइस्चर कंडेंस हो गया और ऊपर एक क्लाउड कवर बन गया। अब क्लाउड कवर करता क्या है, एक एल्बिडो बना देता है। एल्बिडो क्या होता है कि जब सन ऊपर से सन जब ऊपर से शाइन करता है तो क्लाउड कवर इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके ऊपर ही भेज देता है, तो नीचे क्या होता है कि डार्क हो जाता है, सनलाइट उतनी पहुंच नहीं पाती है और हीट नहीं कर पाती है। तो हीट वेव यहाँ पे तो चली गई, लेकिन मानसून खाली इंडिया में आता है, पूरी दुनिया में थोड़ी आता है। तो जो बाकी जगह हैं उन वहां पर अभी भी हीट वेव चल रही है। फॉर इंस्टेंस, रेडिंग ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया रीच्ड ए मैक्सिमम ऑफ 48.33 डिग्री सेल्सियस लास्ट फ्राइडे, और ये पाम स्प्रिंग्स साउथ कैलिफोर्निया में कोई जगह है, वहां पे 51.11 डिग्री सेल्सियस चला गया टेम्परेचर। हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, और यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे एक हीट डोम इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, जब दिल्ली की हीट वेव को हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हीट डोम इफेक्ट है। क्या है, कैलिफोर्निया की प्रॉब्लम ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये एक हाई प्रेशर रीजन होता है। हाई प्रेशर रीजन वो होता है जहाँ पे जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ अर्थ है वो पुश करता है अपर एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ हवाओं को, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, देखिए जब गर्मी होती है हीट एक्सपेंड करती है, ऊपर जाना चाहती है हवा, ठीक है। लेकिन अगर लोकल कंडीशन ऐसी हैं कि ऊपर से भी हवा नीचे पुश हो रही है तो हवा यहीं रह जाएगी, गर्म होती रहेगी। इसको कहते हैं हीट डोम। क्या कि इन स्टिल समर्स कंडीशन in still summer conditions, a mass of warm air rises from Earth's surface, ऊपर राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन हाई प्रेशर कंडीशंस इन द एटमॉस्फेयर पुश द वार्म एयर डाउन, नॉट लेटिंग इट टू राइज, तो वहीं अटक जाती है हवा। इसको कहते हैं हीट डोम इफेक्ट। याद रखना, ऐसी चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये है हीट डोम इफेक्ट। तो इससे हीट डोम बन रहा है। क्लाइमेट चेंज एंड हीट डोम्स, अच्छा ये एक बार देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम इज क्लोजली टाइड टू द बिहेवियर ऑफ जेट स्ट्रीम, अ रीजन ऑफ फास्ट मूविंग एयर, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, अपर एटमॉस्फेयर में एक कुछ किलोमीटर वाइड और 1-2 किलोमीटर हाइट में एक स्ट्रीम ऑफ एयर लगातार चलती रहती है बहुत तेजी से, ठीक है। इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो इस फिनोमिना से ये लिंक्ड है। तो जेट स्ट्रीम टिपिकली हैज अ वेव लाइक पैटर्न मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड बैक टू नॉर्थ, मतलब जेट स्ट्रीम ऊपर नीचे यूं चलती रहती है। जनरली 30 डिग्री नॉर्थ पे, 30 डिग्री नॉर्थ पे कैलिफोर्निया आते हैं, उस इलाके में जेट स्ट्रीम चलती रहती है, ठीक है। और इसी इलाके में हाई प्रेशर बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ पुश होती है, ठीक है।
तो when these waves become larger and more elongated, they move slowly and can sometimes become stationary. कभी कभी ये रुक जाती है जेट स्ट्रीम चलना। अगर चलती रहती तो हवा चलती रहती, नहीं तो अब ये रुक गई, और इसी वजह से हाई प्रेशर, व्हेन हाई प्रेशर सिस्टम गेट स्टक इन अ प्लेस, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम। एक ही जगह पे लगातार ऊपर से एयर आ रही है, ठीक है, और नीचे की गर्म हवा को ऊपर नहीं जाने दे रही, वहाँ स्टक हो जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है वो कि हम क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द बैगिंग। जनरली आसान नहीं होता किसी भी चीज़ को ब्लेम कर देना क्लाइमेट चेंज पे, है ना। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, हम इसको आसानी से ब्लेम नहीं कर पा रहे। हम चलते हैं जल्दी से आज के क्विज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? आसान है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ही तो बनाया गया था ये ग्रुप। फिर विच टर्म्स रेफर्स टू अ लार्ज वेसल ऑफ एयरक्राफ्ट दैट प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर स्मॉलर व्हीकल? ये हमने देखा था, मदरशिप है इसका आंसर। नेक्स्ट, क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, लॉन्जेविटी, एफिशिएंसी वगैरह के लिए ये पूछा गया है। ऑब्वियसली इसका आंसर कोबाल्ट है, हमने आज डिस्कस करा था जब हम बैटरीज डिस्कस कर रहे थे ईवी का। वेलोरम ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? देखो वेलोरम किस सेंस में है कि जैसे कि अभी हमने देखा ना ईवी व्हीकल्स को रेट्रोस्पेक्टिवली हम उस पर पैसा देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैल्यू के बेसिस पे होती हैं, है ना। वेलोरम ड्यूटी वैल्यू के बेसिस पे ड्यूटी को कहते हैं, ठीक है। मॉस्किटो बॉर्न वायरस विच हैज बीन एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल गुलेनबेरी सिंड्रोम, ऑब्वियसली जीका वायरस, ये अभी हमने देखा। बस यही थे आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू।